नमस्कार सभी को। दोस्तों, वंदे मातरम को लेके गृह मंत्रालय की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिससे होगा ये कि अभी तक हम स्कूलों में या किसी भी फंक्शन में जो वंदे मातरम के 2 छंद सुनते थे, उसको अब पूरा गाना होगा। यानी कि नए प्रोटोकॉल के हिसाब से अब वंदे मातरम के 6 छंदों को गाना अनिवार्य होगा। और जैसे राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं ना, उसी तरीके से राष्ट्रगीत को पूरा गाने में 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। और आदेश में ये भी साफ किया गया है कि अगर किसी प्रोग्राम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों होने हैं, तो पहले राष्ट्रगीत होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। यानी कि पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद जनगण मन गाया जाएगा। अब ये अपने आप में एक बहुत शिफ्ट है और इसकी टाइमिंग भी बड़ी खास है, क्योंकि बंगाल में चुनाव सर पे है। ऐसे में हर संभव कोशिश की जा रही है कि बंगाली मतदाताओं के मन में ये बात किसी तरीके से बैठाई जाए कि बंगाल की अस्मिता की परवाह बीजेपी को सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये मामला दरअसल बीजेपी को इसलिए भी भाता है क्योंकि इसके जरिए उन्हें कांग्रेस और नेहरू को टारगेट करने का एक और मौका मिल जाता है। क्योंकि हुआ ये था, अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तो 1937 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि बाकी के 4 छंदों में ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का, ऐसे बिंब का प्रयोग है जो शायद एक डाइवर्स समाज के हर वर्ग को एक्सेप्ट ना हो। यानी आप कांग्रेस के मोटिव को उस समय का भी समझ सकते हैं। वो दरअसल सबको साथ लेके चलना चाह रहे थे, ऐसा ना किसी को फील हो कि वंदे मातरम में उनके लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके क्षेत्र की बात नहीं की गई है। इसीलिए उन्होंने उनके हिसाब से, उनको लगा, अब सही हो गलत हो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं, पर उनको लगा 2 छंदों को गाना काफी होगा। और बीजेपी इसको लेके कांग्रेस के ऊपर बहुत हमलावर रहती है। ये नहीं बताती है कि इस वर्किंग कमेटी में जिसने ये प्रस्ताव जारी किया था, इसमें नेहरू अकेले नहीं थे, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, क्योंकि पहले 2 छंद में मातृभूमि की सुंदरता है, जबकि बाद के छंदों में एक रिलीजियस इमेजिनेशन आ जाता है, युद्ध का आह्वान है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को आपत्ति हो सकती थी। ये उसको ना शामिल करने के पीछे का लॉजिक था। अब हमारी केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच था, हम इसको खारिज कर रहे हैं। और इनका लॉजिक ये है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो ओरिजिनल कंपोजिशन है, जो उनकी मूल रचना है, उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। और अब 150 साल बाद उन हटाए गए छंदों की वापसी हो रही है। इसमें विद्या, धर्म और राष्ट्र को एक ही सूत्र में पिरोया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों एंगल बता दिया कि कांग्रेस ने इसको शामिल क्यों नहीं किया था, बीजेपी क्या कह के इसको शामिल कर रही है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जब राष्ट्रगीत होगा, जो कि 3 मिनट 10 सेकंड का होगा, उस समय आपको खड़ा रहना अनिवार्य है? तो देखिए, गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेके काफी प्रिसाइज गाइडलाइन आई है कि अगर आप किसी सरकारी समारोह में हो, मान लो जैसे पद्म पुरस्कार समारोह है, तो वहां पे जैसे ही वंदे मातरम बजेगा, आपको अटेंशन पोज में खड़ा होना होगा। वहीं स्कूलों को भी ये निर्देश दिया गया है कि सुबह की शुरुआत अब सामूहिक राष्ट्रगीत से ही होगी। इसके अलावा इसको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल में भी शामिल किया गया है कि जब भी राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम में आएंगे या वहां से विदा होंगे, तो वंदे मातरम की धुन बजना अनिवार्य होगा। लेकिन इसके बजते ही हर बार आपको नहीं खड़ा होना होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप सिनेमा हॉल के अंदर हैं, वहां पे वंदे मातरम बज रहा है, तो वहां पे आपका खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। गृह मंत्रालय ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा है कि सिनेमा हॉल में खड़ा होना डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, इसीलिए सिनेमा हॉल के अंदर इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। और लॉजिकली ये सही भी बात है, क्योंकि इंसान जब सिनेमा देखने जा रहा है तो वो किस मूड में जा रहा है, दोस्त के साथ जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, वाइफ के साथ जा रहा है, नशे में है, बिना नशे में है, तो हर जगह पे इसको अप्लाई करना प्रैक्टिकली सही नहीं होता। इसके अलावा अगर कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, फिर कुछ लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, तो कई बार इसको लेके आपस में ही विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये सारे डिसऑर्डर ना हो, इसलिए सिनेमा हॉल में इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। खैर, इस ऑर्डर से और क्या चेंजेस होंगे वो भी आप समझिए। देखिए, भारत में एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब ये कानून अभी तक तो मेनली राष्ट्रगान और तिरंगे के अपमान पर ही केंद्रित था कि अगर आप उसका अपमान करते हैं तो इस एक्ट के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन होम मिनिस्ट्री के इस आदेश के बाद अब राष्ट्रगीत को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब अगर जानबूझकर कोई वंदे मातरम के गायन में बाधा डाल रहा है, उसमें अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, किसी भी तरीके से उसका अनादर कर रहा है, तो उस पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। और इसको आप हल्के में लीजिएगा भी मत, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में आपको पता है ये अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी मानते हैं, खासतौर पे अगर इस राष्ट्रवाद से कांग्रेस और नेहरू जी को टारगेट करने का मौका मिल जाए। अभी 2025 में ही हमने देखा है कि मोदी जी ने 150 साल पूरा होने पे एक लंबा जश्न मनाया गया। संसद के अंदर 10 घंटे की इसमें मैराथन डिबेट भी हुई थी, जिसमें पूरी कोशिश की गई थी कि ये बात साबित कर दिया जाए कि नेहरू जी ने ही वंदे मातरम को डिल्यूट किया है, और अब बीजेपी उसको करेक्ट कर रही है। खैर, जो भी है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स को अगर हम छोड़ भी दें तो 1875 में बंकिम बाबू ने इसकी रचना की थी। और ये बस एक गीत नहीं है, वास्तव में ये उस स्वराज की याद दिलाता है जिसके लिए हमारे देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लिया था। अभी आपको पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव सर पे है, और ऐसे में वंदे मातरम पे अगर एक नैरेटिव बीजेपी बिल्ड कर पाती है तो ये उनको चुनाव में फायदा दे सकता है, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक बंगाली आइकन है। लेकिन इस समय जिस तरीके से हमारी केंद्र की सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है, एफस्टीन का मामला हो या अमेरिका के साथ ट्रेड डील का मामला हो, चाइना के साथ बॉर्डर का इशू हो, हर मामले पे सरकार बैकफुट पे है। तो ऐसे में ये मुद्दा इन सारी चीजों से ऊपर उठ के आएगा
जाएगा इसके चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी ये नैरेटिव सेट कर पाती है, ममता बनर्जी के लिए बंगाल के चुनाव में एक मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर वो इसका विरोध करती हैं तो उनके ऊपर एंटी बीजेपी होने का टैग नहीं लगेगा, बल्कि एंटी बंगाली हेरिटेज होने का टैग लगेगा। और अगर वो समर्थन करती हैं तो फिर आपको बीजेपी की पिच पे खेलना होगा। उधर बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा वो लोग उठाए हुए हैं, एसआईआर चल ही रहा है, तो जिसको जो सूट कर रहा है उस पिच पे वो बंगाल का चुनाव लड़ना चाह रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि जहां पे भी राइट विंग पावर में है, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेशनलिस्ट पार्टी मानते हैं, चाहे वो रसिया में पुतिन हो या अमेरिका में ट्रंप हो, जगह पे ये देखने को मिलता है कि जो नेशनलिज्म की भावना होती है ना, उसको वो लोग पीक पे लाना चाहते हैं हर तरीके से। हालांकि ये डिसीजन कई मायनों में सही भी है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रगान के और राष्ट्रगीत के गहरे अर्थों से अनजान नहीं रहना चाहिए। सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं उस गैप को भरने की कोशिश करेगा कि इस गीत के साथ भारत के भूगोल और इतिहास को भी आत्मसात करते हैं। हालांकि नियम बना के उस पर कड़ी कार्रवाई के डर से ये करना कितना सही है, ये इस पे बहस हो सकती है, क्योंकि एक तबका है जो मानता है कि ये जरूरी है, ये नियम जरूरी इसलिए है तो अपने राष्ट्रीय गौरव को सुरक्षित रख सकें। लेकिन वहीं पे दूसरा तबका है तो इसको एक थोपी गई देशभक्ति मानता है कि आप जबरन किसी के ऊपर ये सारी चीजें थोप रहे हैं। हालांकि आज के बिजी लाइफ स्टाइल में 3 मिनट 10 सेकंड का समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये हमें उस बलिदान की भी याद दिलाता है जिसकी वजह से हम आज आजाद हैं। लेकिन देखना हमें यह भी होगा कि कहीं राष्ट्रगीत के चक्कर में पीछे से हमारी आजादी तो छीनी नहीं जा रही है। सिंबोलिज्म जरूरी है, राष्ट्रभक्ति अंदर होनी जरूरी है, लेकिन बस उसका दिखावा करना, उसके नाम पे राजनीति करना, ये भी सही नहीं होता। और रही बात इसको कानून बना के थोपने की, तो इसमें आप ये चीज कह सकते हैं कि संविधान आज है, नियम कानून आज है। ये नहीं भी था ना, तब भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ने देश को, सभी देशभक्तों को एक साथ जोड़ा था। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या राष्ट्रगीत के सभी 6 छंदों को अनिवार्य करना देश की एकता के लिए सही कदम है, या आपको लगता है कि इसको व्यक्तिगत पसंद पे छोड़ देना चाहिए? सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाए।